कोर में हाईएस्ट पैकेज हाईकॉन का था 36 लाख। एक था कि प्लेसमेंट लेके मैं किसी के अंडर में काम करूं, और एक है कि किसी को अपने अंडर में काम कराऊं। बेसिकली कि अभी का जो सिनेरियो है तो कंपटीशन बहुत है। 5 लोगों को कोर सेक्टर में जॉब मिला है। सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले तो धर्मेंद्र भाई, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आपका जो जर्नी रहा, आपने जो भी चीजें एक्सपीरियंस की उसको शेयर करने के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो आगे बढ़ने से पहले भाई मैं चाहता हूँ कि अपने बारे में आप कुछ बताएं ताकि व्यूअर्स को पता चले। ऑलरेडी तुमने हमारा नाम तो बता दिया सबको। तो मेरा नाम है बेसिकली धर्मेंद्र साव। अगर बेसिकली मैं बिलोंग्स करता हूँ कोलकाता से। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईएसटी सिरपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी सिरपुर से की है एरोस्पेस में। और उसके बाद मैं जॉब किया दमदम एयरपोर्ट में कुछ दिनों के लिए। उसका फिर मैं मतलब टीचिंग फील्ड में आया। कुछ जेई मेंस और मेडिकल वालों को पढ़ाता था गुवाहाटी में। उसके बाद फिर मैं 2017 में गेट क्रैक किया। गेट क्रैक करने के बाद मुझे बेसिकली मेरा पहला ही चॉइस था कि मुझे एरोडायनेमिक्स में मास्टर्स करना है, और जो मुझे आईआईटी बॉम्बे में मिला। और फिर उसके बाद मेरी 2 साल की लाइफ अच्छी थी। और उसके बाद ही मैं वहाँ से बेसिकली अपना स्टार्टअप के बारे में सोच रहा था। तो एक था कि प्लेसमेंट लेके मैं किसी के अंडर में काम करूँ, और एक है कि किसी को अपने अंडर में काम कराऊं। तो दोनों में एक बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। तो मेरा था कि ठीक है, मेरे पास एक है कि मेरे पास आईटी की डिग्री है, मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस है, अभी घर से उतनी प्रेशर नहीं है, तो एक बार स्टार्टअप में स्टार्ट करके देखते हैं। अगर सक्सेस हुआ तो सही है, नहीं भी हुआ तो अपने पास बैकअप है, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। क्योंकि आईआईटी बॉम्बे से मैं पीएचडी मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मेरे पास पीएचडी की स्कोप तो पड़ी, बाहर इंडिया में हो या बाहर में हो, एक तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा है कि जॉब सिनेरियो तो कहीं ना कहीं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो जॉब मिल जाएगा। यही हिम्मत थी जिसके वजह से मतलब स्टार्टअप की और आगे बढ़ा। और इसके साथ साथ जो मेरा दोस्त है अविनाश, उसने मेरा हेल्प किया। तो हम दोनों ने बेसिकली मिलके ई अकेड को स्टार्ट किया। बेसिकली ये पोर्टल आपको पता है, एक बेसिकली एडीटेक कंपनी है जो बच्चों को क्लास 6 से लेके 12 तक आपका पहले क्लास 6 से लेके 10 तक नॉर्मल उनका जो कोर्सेस है सीबीएसई के, उस पे हम लोग डील करते हैं। और इसके बाद फिर हम 11 12 और 9 10 से ही मेंटरशिप करते हैं, या 8 से मान लो मेंटरशिप करते हैं जेई नीट मेडिकल के लिए, ओलंपियाड के लिए। तो जिनको जैसा स्ट्रेंथ है जिसमें जाना है, और एनडीए वगैरह के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारा यही सेक्टर ओपन है, और अभी हमारी बहुत सारी इच्छा है कि जैसे कंप्यूटर फील्ड में भी आना है, और कंपटीशन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि एसएससी वगैरह हो या गेट वगैरह पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे जैसे रेवेन्यू जनरेट होगा हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। हाँ, बट ठीक है, ओवरऑल ये नहीं कि हम मतलब जर्नी डिफिकल्ट रही है या स्टार्टअप है तो टाइम लगता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी स्टार्टअप करना पड़ता है तो एक तो खुद पे बिलीव रखना है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और दूसरा है कि बिजनेस में अगर आपको मान लो 10 बार में ऐसा फील होगा कि 10 बार में 8 बार ऐसा फील होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और 2 ही बार ऐसा फील होता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो 8 बार को मतलब इग्नोर करके चलना, जो 2 बार फील हो रहा है ना कि हमें अच्छा कर रहा हूँ, उसी को पॉजिटिव वे में लेके आगे चलना है। तो हम लोग वही कर रहे हैं फिलहाल। हमारी उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, बट हाँ मैं इन फ्यूचर नहीं, डेफिनेटली भाई कि इन फ्यूचर हो सकता है आपकी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करे और एक बड़े लेवल पे जाए, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे डेफिनेटली जाएगी। आई होप आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे भाई, ये जो एमटेक प्रोग्राम है इन आईटी बॉम्बे एरोडायनेमिक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला चीज ये चीज कि ये जो एरोडायनेमिक है ये एग्जैक्टली है क्या, एक शॉर्ट में जस्ट बताइए ताकि अगर पता चले एस्पिरेंट्स को। इन जिस में जैसे मान लो कि बीटेक के बाद बच्चों के पास 4 स्कोप होते हैं स्पेशलाइजेशन के।
तो पहला एरोडायनेमिक्स, दूसरा प्रोपल्सन, तीसरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और चौथा आपका डायनेमिक्स एंड कंट्रोल। ठीक है, तो हर एक फील्ड का जैसे नाम ही उसको सिग्निफाई कर रहा है कि उस फील्ड में क्या पढ़ा जाएगा। और बेसिकली मैं बोलता हूँ मास्टर्स में ऐसा कि एरोडायनेमिक्स में जैसे आईआईटी बॉम्बे या अदर आईआईटी का सेम सिनेरियो है। एरोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या है, जैसे अगर मान लीजिए अगर इन आगे जाके इन फ्यूचर इसको डिटेल्स में जाना जाए तो एरोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है कि हम लोग जैसे कोई भी चीज को डिजाइन कर रहे हैं तो उसके उसके पीछे क्या क्या एरोडायनेमिक्स डिजाइन होना चाहिए ताकि हमारा जो मैक्सिमम थ्रस्ट मिले। जैसे प्लेन के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, एरोप्लेन के पर्सपेक्टिव में, तो उसकी डिजाइन मैक्सिमम थ्रस्ट मिले, मिनिमम उसको कैसे उसको कॉम्पैक्ट एरिया बनाए ताकि ड्रैग मिनिमम हो जाए। जैसे ड्रैग की बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो यहाँ पे एक चीज है तो ये सब चीजें सीखने को मिलती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा स्मूथ लाइन कर्व होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन ऐसा होना चाहिए, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ है कि बच्चों को मतलब जैसे यहाँ पे एरोडायनेमिक्स में कि अगर वो रियल लाइफ कुछ, जैसे मेरा प्रोजेक्ट ही था कि मैंने बीटेक में किया था फ्लाइंग कार के ऊपर, कि फ्लाइंग कार की डिजाइन के ऊपर। मतलब मेरा था कि मैं एक मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहा था कि किस एस्पेक्ट रेशियो में सब पैरामीटर होने चाहिए। मैं ज्यादा इन डेप्थ टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल में ही बता रहा हूँ। जस्ट एक सिंपल ताकि लोगों को पता चले। तो ये चीजें है कि मतलब जैसे एरोडायनेमिक्स से बेसिकली कि किसी भी चीज के पीछे क्या उसकी स्ट्रीम लाइन, उसकी बॉडी शेप कैसा होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और एक चीज मैं पहले ही बताता हूँ कि जो स्टार स्पेशलाइजेशन है इसमें स्ट्रक्चर को और डायनेमिक्स को छोड़ दो, एरोडायनेमिक्स और प्रोपल्सन में ऑलमोस्ट सेम चीजें ही पढ़ते हैं। हाँ, प्रोपल्सन में है कि आपको इंजन रिलेटेड थोड़ा सा ज्यादा, मतलब हमारे आईआईटी बॉम्बे के करिकुलम में कि कुछ फिक्स ग्रेड की कोर्सेस रखी गई है जो कंपल्सरी कोर्सेज में काउंट आती है, वो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे एरोडायनेमिक्स में क्या है कि एक आपका कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD, वो कंपल्सरी कोर्स है, आपको करना ही पड़ेगा, उसको स्किप नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें जैसे CFD में करे तो यहाँ पे आपको सिमुलेशन वगैरह का आइडियाज होगा कि एक कैसे मतलब बड़े बड़े नेवियर जो आप नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस वगैरह पढ़े तो उसको कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। तो ये सब चीजें हम लोग इस कोर्स में पढ़ते हैं। फिर CFD का बेसिक्स नॉलेज होता है कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, कैसे एक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो ये सब सिनेरियो है एरोडायनेमिक्स में। ओके ओके। और एक चीज एक चीज और है एरोडायनेमिक्स में सबसे बड़ी बात कि आप एरोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हो तो इसका मतलब नहीं कि आपको सिर्फ एरोडायनेमिक्स की नॉलेज मिल रही है, आप चाहो तो प्रोपल्सन वाले भी कोर्स ले सकते हो। ये आईआईटी बॉम्बे में फ्लेक्सिबिलिटी है कि इन फ्यूचर आपको अगर पीएचडी प्रोपल्सन रिलेटेड कोई सब्जेक्ट, जैसे मैं खुद बता रहा हूँ एरोडायनेमिक्स में, बट मेरा प्रोजेक्ट कंबसन है मास्टर्स। अच्छा, ओके। हाँ, ये सब चीजें फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे किस सेंस में काम कर रहे हो आप। क्योंकि एरोडायनेमिक्स तो आपको एक डिग्री दे दिया कि आप एरोडायनेमिक्स स्पेशलाइजेशन, बट आपका जो इन ग्रोथ हुआ है वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस सब्जेक्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो। आपको जैसे मुझे अगर फ्यूचर में पीएचडी करने का मैं करना चाहूँ तो मैं कंबसन पे करूँगा क्योंकि वो चीज मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ग्रेट भाई, ग्रेट। काफी डिटेल एनालिसिस कर लिया है आपने एरोडायनेमिक्स में, और आई होप इससे एस्टूडेंट्स को एक आइडिया मिल गया रहेगा कि मतलब एरोडायनेमिक है क्या एग्जैक्टली। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई भी एस्पिरेंट अगर कोई कोर्स करता है तो सबसे पहले तो वो ये जानना चाहता है कि इस फील्ड का क्या स्कोप है, फ्यूचर में क्या स्कोप होगा, प्रेजेंट में क्या स्कोप होगा, क्या उसे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, एक नॉर्मल सा बात है, एरोडायनेमिक फील्ड एक मतलब बहुत, जैसे कि हर एक, मैं नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ, एक इंजन को डेवलप करने में, एक न्यू इंजन को डेवलप करने में मिनिमम 40 से 50 साल लग जाता है। ये इतना ही खतरनाक फील्ड है। तो यहाँ पे बेसिकली कि इन फ्यूचर जॉब स्कोप में मैं ये नहीं कहता कि जॉब स्कोप नहीं है। हाँ, अगर आप जॉब बेसिकली कि अभी का जो सिनेरियो है तो कंपटीशन बहुत है। अगर आप एरोडायनेमिक्स मतलब या प्रोपल्सन करके आप चाह रहे हो कि एरोडायनेमिक्स वाली ही फील्ड में रहो तो आपको अपने आप को कि इस काबिल बनाना होगा कि हाँ मुझे एरोडायनेमिक्स वाली जो कंपनी आती है ना वो मुझे हायर कर। और एक परफेक्ट सिनेरियो है इंडिया में एरोस्पेस फील्ड के लिए जॉब वैकेंसी बहुत कम। जैसे आप यहाँ पे हमारी कोर सेक्टर क्या क्या है जो एरोस्पेस फील्ड में
अभी रिसेंट में बहुत सारे न्यू स्टार्टअप आ रहे हैं जो एरोस्पेस फील्ड रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे इसमें अग्निकूल है, आपका और भी 2-3 सारे स्टार्टअप है जो रिसेंट अभी ये काम कर रहे हैं मतलब एरोस्पेस फील्ड में। और अगर आप ट्रेडिशनल गवर्नमेंट सेक्टर में देखो तो 2 बड़ी फेमस कंपनी है, एक इसरो डीआरडीओ और तीसरा आपका है नैल। ये 4-5 बड़ी बड़ी, पवन हंसा, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर की पीएसयूज है जो काम कर रही है आपका। बट इन सब कंपनी में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि इनके पास वैकेंसी उतनी नहीं रहती है। और एक चीज है कि सबसे परफेक्ट यहाँ पे है कि अगर मान लो कि 2 ब्रांच के बच्चे हो, मैकेनिकल हो एरोस्पेस की, तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां वो प्रीफर करती है मैकेनिकल इंजीनियर को, क्योंकि यहाँ पे एक लोगों की मानसिकता है या ट्रेंड चलता है कि मैकेनिकल इज अ मदर ब्रांच। तो वहां से अगर बच्चे को हम हायर करते हैं तो उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एरोस्पेस को भी लर्न करते हैं, एज वेल एज कंपनी को क्या मिल जाता है, मैकेनिकल बैकग्राउंड का बच्चा है जिसको दूसरे फील्ड में भी काम कराते हैं। एक ये परफेक्ट सिनेरियो है जो मतलब झूठ नहीं है, जो सच है। हाँ एक चीज नहीं, है हाँ कि बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज है कि जो आईआईटी बॉम्बे से आप कर रहे हो तो ठीक है, आपको अगर कोर सेक्टर में जॉब नहीं मिला तो बट आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज रहेगा कि आप जैसे नॉन कोर सेक्टर में जा सकते हो, फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हो। मैं जैसे कि मैं खुद एमटेक इन एरोडायनेमिक्स करके बीटेक एरोस्पेस में करके मैं अभी ईडीटेक कंपनी में काम कर रहा हूँ, या मेरी खुद की कंपनी है। ये सिनेरियोज है। हाँ ये है कि भूखे नहीं मरेंगे लोग, मास्टर्स करने होगा एटलीस्ट तो नॉलेज। और सबसे बड़ी स्कोप है कि इन फ्यूचर आप पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी करने के बाद तो आप आर&डी सेक्टर में जा सकते हो। एमटेक के बाद भी बहुत सारी कंपनियां लेती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पे भी आपके पास एक स्कोप रहेगा जाने। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एरोडायनेमिक्स का स्कोप है, बट कोर सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो बहुत कम स्कोप है कि नहीं, इंडिया में हाँ खासकर। बाकी हाँ इंडिया में। फॉरेन कंट्री में हो सकता है। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो फील्ड है एरोडायनेमिक्स, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में इसका प्लेसमेंट कैसा है, कोर में कैसा प्लेसमेंट है, और कितना परसेंट है, और इसके अलावा नॉन कोर में कितने लोग जाते हैं। और ये तो आईआईटी बॉम्बे की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा दूसरे इंस्टीट्यूट का क्या, वहां पे क्या प्लेसमेंट भी होती है कि वहां पे नॉन कोर भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या एग्जैक्टली है वहां पे? बेसिकली सबसे पहले जितना मुझे आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में पता है, तो मान लो हमारे बैच में टोटल 16 स्टूडेंट थे, ठीक है, मैंने बेसिकली एरोडायनेमिक्स में बता रहा हूँ, तो जिसमें 4 स्पॉन्सर कैंडिडेट थे, डीआरडीओ, एयरफोर्स, नेवी, इधर से, और जिसमें बेसिकली बचे 12। अब इन 12 में से मैं बता रहा हूँ कि कोर सेक्टर में कितने लोगों को जॉब मिला। 5 लोगों को कोर सेक्टर में जॉब मिला, बाकी 2 हम लोग तो स्टार्टअप में प्लेस्ड हुए, मतलब अपनी खुद की स्टार्टअप है, और बाकी रिमेनिंग आपके नॉन कोर में। अच्छा, ओके ओके। तो अगर परसेंटेज वाइज देखा, और डिपेंड करता है कि किसी किसी साल की एरोस्पेस की कंपनियां या मैकेनिकल की कंपनीज भी एरोडायनेमिक्स के लिए ओपन कर देती है। जैसे कुछ मैकेनिकल कंपनियां होती है, जैसे बजाज बाइक्स वाले हुए, बजाज ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, फिर आपका और भी 2-3 कंपनियां हैं जो मतलब कभी कभी एरोडायनेमिक्स के लिए ओपन कर दी है आईआईटी बॉम्बे में, और कभी कभी नहीं भी करते, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको किस फील्ड का चाहिए। अगर डिजाइन पर्पज के लिए चाहिए तो कभी कभी ओपन करती है। तो मान के चलो कि मतलब अगर है तो 40% बच्चे कोर में प्लेस्ड हो जाते हैं एरोडायनेमिक्स, ऐसा मान के चलना है। और रेस्ट ऑफ देम मतलब आपका वही आएगा, अदर मतलब वही मशीन लर्निंग वाले सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, या बैंकिंग की भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं उधर में। मतलब ओवरऑल सबका प्लेसमेंट हो ही जाता है, ये कि नहीं है कि हाँ मतलब 80% मान को चलो कि प्लेसमेंट प्लेस हो जाता है, 20% हर एक जगह पे रहता है कि जहाँ पे प्लेस नहीं होता है। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको हायर स्टडीज के लिए जाना रहता है, तो वो बच्चे प्लेसमेंट में भी नहीं बैठते हैं। तो ऐसी सिनेरियो है। मतलब मान लो कि ओवरऑल 70% प्लेस्ड हुए, 10% बच्चे मान लो कि हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, 20% अनप्लेस्ड है। ये आईआईटी बॉम्बे की सिनेरियो जहाँ तक मुझे, मेरे हिसाब से मैं इतना मानता हूँ। और अदर आईआईटीज का, मैं आईआईटीज का तो ऑलमोस्ट सब आईआईटीज का इसी तरह का सिनेरियो रहता है एरोडायनेमिक्स का। बट जो कुछ प्राइवेट कंपनियां, मतलब जो कुछ बहुत सारे हैं जो न्यूली आईआईटी जैसे है, तो वहाँ पे की प्लेसमेंट सिनेरियो की इंफॉर्मेशन उतनी मुझे नहीं है। बट हाँ ठीक है,
हो ही जाता होगा, बट आईटी बॉम्बे में अगर इतनी कड़क है तो इतनी तो आसानी से प्लेसमेंट नहीं मिलता, तो अदर आईटी में तो डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आईटी बॉम्बे अगर टॉप में है तो यहाँ पे हाँ अगर हाँ। इस सिनेरियो को झेलना पड़ रहा है प्लेसमेंट के लिए कीमत, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि नॉन कोर में तो ऑलमोस्ट अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, आपको कोडिंग अगर आती है अच्छे से, मशीन लर्निंग डेटा साइंस वगैरह पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं तो प्लेस हो ही जाओगे। अगर मान लो जिनको कि हाँ कोर में ही रहना है, ये करना है, तो कोर में भाई सिंपल सा पहले मान के चलना कि अगर 50-50% चांसेस रहता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे मेरे ही 2-3 कंपनी से मैं रिजेक्ट हुआ था कोर के, क्योंकि अच्छा मुझे अच्छा। मैंने जब स्टार्टअप के लिए मैं सोच रहा था, तो उससे पहले कि दिमाग में भी था कि अगर जॉब मिल जाए तो अच्छा है, जॉब नहीं मिलेगा तो खराब लगेगा आईटी बॉम्बे से निकलने के बाद, ये सब दिमाग में चल रहा था। तो एक चीज है कि मुझे मतलब खुद मैं एयरबस से रिजेक्ट हुआ था। आपकी हालकॉन करके एक कंपनी थी जो बाहर की मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम करती है, उससे वहां से भी मतलब अच्छा नहीं हुआ था, वहां पे किया था कि बाद में हो सकता था, ऐसा था सीन। तो अच्छा अच्छा। ये सब सारी बातें थी। फिर बाद में जाके एक मेरी पॉलीमैथ करके एक कंपनी थी, जिसमें मैथमेटिकल डेवलपमेंट पे मुझे काम करना था कि बच्चों को किस तरह से मैथ्स पढ़ाया जाए, मैंने वो रिसर्च वर्क की था, ओके ओके तो वहां पे ओके मेरा ओके। प्लेसमेंट हुआ था, तो इस हिसाब से मतलब चल रहा था बात। तो भाई जैसे देखा जाए तो ठीक था मतलब प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ। और जैसा आपने बताया कि ओवरऑल 80% लोग का समझ लो हुआ है और 20% का नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम्म। ये जो कंपनी कोर के लिए आई थी, हम्म। एरोडायनेमिक्स फील्ड के लिए, तो हम्म। कौन कौन सी कंपनी थी? जिसको मुझे मैं 2-3 जिसके नाम मैं बता सकता हूँ। एयरबस थी, मर्सिडीज, एक हालकॉन फॉरेन कंपनी थी जो मिसाइल ओके। टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और आपका जैसे बताया कि बजाज, ये भी एरोडायनेमिक्स के लिए ली थी बच्चों, और एरोडायनेमिक्स के लिए अग्निकुल करके एक कंपनी थी, वो भी आई थी, बट वो बस अच्छा टेस्ट कंडक्ट किया था और बाकी बात कुछ रिजल्ट वगैरह आउट नहीं किया था। बोइंग भी मतलब आई थी, अच्छा। मतलब वो, बोइंग भी बट आई थी। वो कोर सेक्टर के लिए नहीं आई थी, मतलब बोइंग उसका बहुत सारे डिवीजन है, तो दूसरे मतलब वो आईटी डिवीजन के लिए शायद आई थी, और मेरे फिलहाल दिमाग में याद नहीं आ रहा है कि मतलब थी, मतलब कम से कम 10-15 कंपनियां थी जो 10 नहीं 12 कंपनी के आसपास थी जो ये मतलब और एरोडायनेमिक फील्ड में काम करती है, ऐसी कंपनी। और कोर में हाईएस्ट पैकेज कितना था? कोर में हाईएस्ट पैकेज हालकॉन का था 36 लाख। 36। ओके। 36। तो मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ कि लोकेशन जो है जॉब की, वो वो इंडिया में थी कि बाहर थी? नहीं, बाहर थे, अबू धाबी। अबू धाबी था ना। अबू धाबी। ओके ओके। और मिनिमम मिनिमम पैकेज कितना गया था कोर का? 8 से 9 के रेंज में रहते हैं। और अगर हम लोग नॉन कोर की बात करें तो उसमें हाईएस्ट कितना था, मिनिमम कितना था? हाईएस्ट मतलब नॉन कोर में डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पर, उसमें 17-18 लाख में बच्चों को मिल जाता है इंडिया में। नहीं, जैसे और एरोडायनेमिक्स फील्ड की अगर बात करें, जो हाँ, एरोडायनेमिक्स के जो एरोडायनेमिक्स सिलेक्टेड फील्ड हुए हैं। एरोडायनेमिक्स फील्ड का अच्छा। मैं बता रहा हूँ, तो 17-18 हाँ लाख भी गए हैं बच्चों में, मेरे ही दोस्त का 17 लाख गया है, 16 लाख या 17 लाख के आसपास है। अच्छा, किस प्रोफाइल के लिए, मतलब मशीन लर्निंग या डेटा नहीं साइंस? नहीं, उसका उसका एनालिटिकल जॉब था, मतलब बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही है परफॉर्मेंस प्लेसमेंट वाइज, अगर देखा जाए तो। हाँ, मतलब एवरेज मान लो तो 10 लाख, सबकी एवरेज निकाले तो 9 से 10 के बीच में एवरेज पैकेजिंग सबकी रहती है आईटी में। हाँ, कुछ बंदों का था जो 7 लाख था, 7 लाख भी था, कुछ का 13 लाख था, 12 लाख था, इस तरह करके था कुछ। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर अगर आप एक जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं कि मुझे एक जॉब चाहिए, आइदर वो कोर हो या नॉन कोर हो, तो आपको एक जॉब तो मिल जाएगी, क्योंकि हाँ नॉन कोर में ही काफी कंपनियां आती है। और अगर आप थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह ये सब चीजें सीख लें तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट तो हो जाएगा, हाँ, है कि वो नहीं? उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगा। बट अगर आप कोर को लेके पकड़े हुए हैं कि हाँ यार मेरे को कोर में ही चाहिए, 50-50% का चांस बन जाता है, हाँ। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर कोई बंदा है वो चाहता है कि मुझे एरोडायनेमिक में एमटेक नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली बीटेक करके इस फील्ड में जॉब करनी है, तो क्या उसके लिए ये सही डिसीजन होगा? बीटेक के बाद एरोस्पेस सिनेरियो में आप गेट निकालो, गेट के बाद आपके डीआरडीओ गेट के थ्रू लेती है, इसरो का भी एग्जाम होता है, तो इफ यू आर कैपेबल टू क्रैक दैट एग्जाम, नो प्रॉब्लम, आपको वहां पे जॉब मिल ओके ओके। जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, बट नहीं ये तो प्राइवेट सेक्टर में मुश्किल है। अच्छा प्राइवेट ओके। सेक्टर में मैंने बीटेक वालों एरोस्पेस बीटेक वालों को कोर में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है।
थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि बीटेक में से एरोस्पेस वाली जितनी भी कंपनी वो प्रीफर करती है मैकेनिकल को लेना। ओके, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपको एरोडायनेमिक फील्ड में काम करना है, ठीक है, तो एमटेक आपका नेसेसरी, कंप्लीट होना ही चाहिए हाँ इन प्राइवेट नेसेसरी, सेक्टर, इन प्राइवेट सेक्टर। और गवर्नमेंट की तो बात ही अलग है, उसमें तो आप एग्जाम क्रैक करो और उसके बाद सिलेक्शन ले लो, वो तो अलग ही केस है। सो अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे आपने अभी बताया कि बीटेक करके इस फील्ड में अपना जो करियर आगे बनाना है अगर, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एरोडायनेमिक फील्ड में। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा चाहता है कि मुझे करियर बनाना ही है, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, मतलब कि पहले मतलब कि कोई कोई कंपनी जैसे मान लो डायरेक्ट एरोस्पेस में नहीं मिली, उसकी कोई सब ब्रांचेस वाली जो कंपनी जो उस रिलेटेड काम करता है, वहां पे 3-4 साल का एक्सपीरियंस ले लो। अब वहां पे आपका आपका एडुकेशन से काम नहीं मिलेगा, वहां पे आपका एक्सपीरियंस के थ्रू वर्क होगा। हाँ, बट डायरेक्ट थोड़ा मिलना मुश्किल, डायरेक्ट मिलना तो जैसे मान लो कि कहीं पे ग्राउंड इंजीनियर में आपको मिल रहा है एयरपोर्ट वगैरह में, आप पहले वहां पे काम कर लो, वहां से आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लो, 3-4 साल, 2 साल, मिनिमम 2 साल तो गेन करना ही है। 2 साल गेन करने के बाद अब उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप अप्लाई करें कि मैंने यहाँ पे इस फील्ड में काम किया, ये मेरा ब्रांच था। हाँ, अब उसके संग किसी कंपनी दूसरी कंपनी का प्रोफाइल मैच करता है तो आप वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करो तो हो सकता है। ये नहीं कि मुश्किल, नामुमकिन नहीं है भाई, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हो सकता है, क्यों नहीं होगा। नहीं, जैसा मतलब क्या होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे फील्ड होते हैं, ऐसे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे जो जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन है उसी को प्रिफर किया जाता है, वही आगे प्रमोट होके सीनियर लेवल पे जाता है। बट जिसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं होता है, चाहे भले वो कितना भी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका उतना ग्रोथ नहीं मिलता है। हाँ, वो तो है, ये चीज तो सब जगह पे लागू है, एरोस्पेस हो चाहे मैकेनिकल हो चाहे कहीं पे भी हो। हाँ, बट एरोस्पेस में एक चीज में मुझे जहां तक पता है कि बीटेक के बाद डायरेक्ट कोर सेक्टर में जॉब मिलना मतलब बहुत ही मुश्किल है। मतलब डायरेक्ट आप कॉलेज से अगर आपको कॉलेज में कोई एरोस्पेस की कंपनी है वो बीटेक को सीट बैठने को अलाउ कर रही है तो ठीक है, वहां से आपको मिल गया तो सही है। बट अगर आप ऑफ कैंपस अगर आप जॉब लेना चाहो एरोस्पेस में बीटेक के बाद तो मुश्किल है। हाँ, बट एरोस्पेस बीटेक करने के बाद आपको नॉन कोर में जॉब मिल जाएगा, अच्छी अच्छी जॉब। आई होप एस्पिरेंट लोगों को इससे काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी और बेस्ड ऑन दैट दे कैन डिसाइड कि आइदर दे शुड गो फॉर एमटेक और दे शुड नॉट। मेरा ओपिनियन है कि बीटेक के बाद एमटेक कर लो अगर एरोस्पेस, नहीं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर लो स्टार्टिंग से, आईएएस आईपीएस के लिए, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो या पीएसयू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको एरोस्पेस फील्ड में रहना है तो एटलीस्ट आप मास्टर डिग्री रख लो, इट विल बी हेल्प यू अलॉट प्रमोशन के रिस्पेक्ट में या दूसरे रिस्पेक्ट में भी। आप ही खुद अभी आपने ही बोला कि जैसे सीनियर मैनेजर वगैरह बनना, तो वहाँ पे मतलब आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका क्वालिफिकेशन भी मैटर करता है। तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो इट विल बी हेल्प अ लॉट टू गेट दैट पोजीशन वेयर यू वांट। और इसके अलावा जो आईआईसी बैंगलोर है और आईआईटी मद्रास है, इसमें भी एरोस्पेस में एमटेक प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। सो मुझे लगता है कि ये दोनों भी काफी अच्छे इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी काफी अच्छा प्लेसमेंट होगा एरोस्पेस का। आईआईटी मद्रास से मुझे 3 ब्रांच में ऑफर मिला था एमटेक के लिए जब मैंने अप्लाई किया था, प्रोपल्सन, एरोडायनेमिक्स एंड और स्ट्रक्चर, तो तीनों में मुझे मिला था। बट एक था कि मुझे कि बीटेक में मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त बीटेक के बाद मास्टर्स करने के लिए आईआईटी बॉम्बे आए थे, तो मेरा ये था कि एटलीस्ट 1 साल तो उन लोगों के साथ रहूंगा, तो दोनों जगह पे मिल रहा है, इससे अच्छा आईआईटी बॉम्बे चले गए थे। बट एक है कि हाँ, मद्रास भी बहुत अच्छा है, गुड मद्रास। और आईआईसी बैंगलोर तो जन्नत है, वो तो अलग ही है, वहां पे तो प्लेसमेंट के लिए आपको सोचना भी नहीं, आपको कोर में मिल ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पे भी सोचना पड़ता है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, वहां पे भी सोचना पड़ता है। हाँ, बट ये है कि वहां पे मतलब अगर जिनको पीएचडी वगैरह का सोच है दिमाग में कि मुझे नहीं मास्टर्स के बाद पीएचडी करना है, तो मैं बोलूंगा आईआईटी बॉम्बे से बेटर आईआईसी बैंगलोर है। अगर आपको मिल रहा है चांसेस तो आप आईआईसी बैंगलोर ही प्रीफर करो। जिनको ये नहीं कि आईआईटी बॉम्बे में रिसर्च स्कोप कम है, आईआईटी बॉम्बे में भी रिसर्च स्कोप बहुत ज्यादा है, बट आईआईसी बैंगलोर मतलब एक बोला ही जाता है कि रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है, रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। हाँ, तो वैसा है मतलब। तो भाई अब हम लोग बात करेंगे, जैसे आपने बताया कि आपका प्लेसमेंट हो चुका था, मतलब जब आपको ऑफर मिला तो आपने कंपनी ज्वाइन की थी कि जस्ट आपने ज्वाइन भी नहीं किया और डायरेक्टली आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया? मेरा पैरेलली दोनों चल रहा था कि अगर मेरा स्टार्टअप में थोड़ा लेट होता है तो थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए कंपनी ज्वाइन करूंगा। बट ये हुआ था कि पैंडेमिक के कारण
सब ये डिले कर रहे थे ज्वाइनिंग वगैरह का। अच्छा। तो मेरा ओके। ये चीज मेरे फेवर में काम कर गया, मुझे कंपनी ज्वाइन नहीं करना पड़ा। उससे पहले मैं अपनी स्टार्टअप, मेरा कंपनी रजिस्टर्ड हो गया था और हम लोग इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था अपने स्टार्टअप पे। तो जिसके कारण तो मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं की। और बाद में ऐसा भी सिनेरियो हुआ था कि कंपनी ने खुद ही बोला कि अभी उनके पास मतलब वो अभी फिलहाल जितने न्यू रिक्रूट किए हैं उसको मैंने ऑफर नहीं दे सकते, ऑफर देने में टाइम लगेगा। अच्छा। तो इसको मैंने ना के तरफ ही समझा था। तो ऐसे इससे बेटर था कि मेरा स्टार्टअप स्टार्ट हो गया। तो मैंने अपने काम पे ज्यादा फोकस किया, मतलब उधर मान लो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बस प्लेसमेंट हुआ ऐसा मान के। नहीं, बहुत सही बात बताई भाई आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग कोई भी चीज खुद का स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में चाहे भले थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलता है, लेकिन एक टाइम जब वो एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो फिर उसके बाद वहां से नीचे आना लगभग इम्पॉसिबल होता है। उसके बाद सीधे ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ही जाता है। और उसमें स्टार्टअप में विद इन 1 to 2 ईयर आप कितना भी जंप कर सकते हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, उसका कुछ फिक्स थोड़ी ना है कि नहीं। अगर आपका स्टार्टअप चल गया तो आप करोड़ों में खेलोगे, अगर नहीं चला तो फिर नीचे आ जाओगे, सिंपल। क्योंकि हाँ जाहिर बस सी बात है, ये अगर आपको मतलब लाइफ में अगर कुछ बड़ी चीज अचीव करनी है तो यार बिना रिस्क के तो काम होता नहीं है, रिस्क तो लेना ही होता है। वो एक है, एक डायलॉग है ना, ये रिसेंट अभी कोई टीवी सीरीज आया था उसमें, रिस्क है तो इश्क है, तो वही वाला सिनेरियो है। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये केबीसी में एक बंदा आया था, उसका ये डायलॉग था, बोलता जहाँ रिस्क है वहां इश्क है। कहीं ना कहीं ये जो डायलॉग है ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। और एक चीज है ना, मेरा मानना है कि अगर मैं किसी मतलब मैं किस्मत के भरोसे हूँ कि मैं काम करूंगा तो मेरा हेल्प करेगा, तो किस्मत एक मूवी का ही है तो किस्मत भी कहीं कहीं यही भी सोचता है कि तुम काम करोगे तो तुम्हारा हेल्प। तो स्टार्टअप का सिनेरियो भी वैसा है, अगर तुम जितना अगर हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि किस्मत मेरा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हमको तो पहले खुद से स्टेप लेना पड़ेगा, खुद से स्टार्ट करना। मैं अगर घर पे बैठे रहूँ मैं स्टार्टअप करूंगा जब तक कोई कदम ही नहीं उठाया तो थोड़ा ना मेरा किस्मत हेल्प करने को आएगा मुझे, वो थोड़ा ना स्टार्ट करके देगा। इनिशिएटिव मुझे ही लेना पड़ेगा। और एक चीज है कि अप्स एंड डाउन तो हर एक लाइफ में, आईटी बॉम्बे में भी कैसे ऐसे ऐसी कुछ सेमेस्टर गई है जहाँ पे मतलब मार्क्स कम आ जाते थे, तो बहुत सारा डाउन, अपने आप को डाउन फील लगता है, इतना मेहनत करने के बाद मार्क्स कम आ गया, ये आ गया। तो ये भी वो एक बाउंड इंस्टीट्यूट एरिया, वहां पे 2 दिन की रुक होता है, ये एक वर्किंग फील्ड है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन तो उससे ज्यादा आते हैं, एकेडमिक एरिया से बहुत ज्यादा आते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि लगता है कि ये मीटिंग फिक्स होने के बाद ये प्रोजेक्ट हमको मिल जाएगा, एट द लास्ट मोमेंट डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट नहीं मिला, वो बहुत ज्यादा खटकता है, दिल को बहुत ज्यादा चुभता है। ऐसी भी होती है, बट कोई नहीं, अभी ठीक है नहीं भाई, ये तो मिलेगी। लाइफ का पार्ट है, उसमें ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में हम लोग स्टैंड कर लिए तो समझ लो फिर कुछ चिंता ही नहीं है, फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, है हाँ कि वो नहीं। बात तो है। सो अब मैं भाई चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स इस एरोडायनेमिक फील्ड में एमटेक करना चाहते हैं, ठीक है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक फाइनल मैसेज। मैं जैसे मेरा कहना है कि देख, एरोडायनेमिक्स अगर कोई पढ़ता है तो मैं बोलूंगा ओके। कि एक तो है कि आप जॉब ले सकते हो मास्टर्स के बाद, अगर आपका एरोडायनेमिक्स में अच्छा डेप्थ हो गया, आप इंटरव्यू क्रैक कर लो, क्योंकि आप करोगे एरोडायनेमिक्स। एक तो सबसे पहला बात है कि मास्टर्स करना है तो बेस्ट इंस्टीट्यूट से करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है कि मतलब नॉर्मल कॉलेज से करके कोई फायदा नहीं। तो फिर आपको मतलब वो क्योंकि आईटी में क्या आपको फैसिलिटीज मिलती है, जैसे आपको बहुत, जैसे हमारे आईटी कानपुर में बड़े बड़े विंटर है, तो आपको जो रियल एक्सपेरिमेंट सिनेरियो है वो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, क्योंकि आईटी कानपुर का मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे हम लोग ट्रेनिंग पे गए थे, तो वहां पे उसका खुद का बहुत सारे फ्लाइट्स है, मतलब छोटे छोटे ओके। प्लेन्स हैं, आपका उसका विंड टनल बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च मतलब डीआरडीओ का या इसरो का प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ पे जाता है एरोडायनेमिक्स में। तो आपको वहाँ पे हो सकता है कि आप बाद में प्रोजेक्ट स्टाफ के रूप में भी वहाँ पे आप काम कर सकते हो, वहाँ पे आपको मतलब रियल एक्सपेरिमेंट का सिनेरियो का ये नॉलेज मिल सकता है। दूसरा है कि एरोडायनेमिक्स फील्ड में मतलब कि आपको, अगर आपका इंट्यूशन कितना अच्छा है तो आप मतलब चीजों को उस तरह से, जैसे सीएफडी वगैरह में आप उतने अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाओगे, आप अपना पेपर पब्लिश कर सकते हो, तो वो भी एक अचीवमेंट है। मेरे बहुत सारे दोस्त ने माने इनटेक के टाइम में बहुत सारे पेपर पब्लिश किए हैं, तो ओके। ये सब चीजें भी हैं। और ओवरऑल है कि पढ़ना तो तुमको खुद है,
वहाँ वो आईटीज हो या एनआईटीज हो या कोई भी कॉलेज, ये तो है, इतना तो ये तो ये है। पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। प्रोफेसर तुमको गाइड करते हैं, मटेरियल देंगे, बट मैंने जो उन्होंने, क्योंकि आईटी बॉम्बे वगैरह में बहुत सारे मतलब हम लोग को असाइनमेंट मिलते हैं, तो असाइनमेंट के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आपको मतलब जब कंपनी प्लेस करने आती है ना, उस टाइम पे आप उसको अपने रेज्यूमे में भी लिख सकते हो कि मैंने इस पे इस तरह के प्रॉब्लम पे काम किया है, यहाँ से मुझे ये सीखने को मिला। तो इंटरव्यू वगैरह को ये बहुत, इंटरव्यू में ये सब चीजें बहुत हेल्प करेगी आपको जॉब लेने में, या आप कहीं भी बड़े इन फ्यूचर आप पीएचडी वगैरह करो तो आप ये छोटा छोटा जो जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको वहाँ लॉट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये मुझे हेल्प किया है तो मैं मानता हूँ कि सबको भी हेल्प करेगा, ऐसा कोई इशू नहीं कि नहीं हेल्प करता है, हेल्प करता है। और एक चीज है, और एक चीज मेरा मानना है कि हार्ड वर्किंग हमेशा पे करता है, लक कुछ नहीं, लक बोल के है ही नहीं। हार्ड वर्क आप करोगे तभी लक आपको फेवर करेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत सही बात की भाई आपने, और बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया है आपने एस्पिरेंट्स को। और जो भी चीजें आपने बताई है, अगर एस्पिरेंट्स उन चीजों को फॉलो करें तो डेफिनेटली दे विल गेट समथिंग बेटर ऑप्शन और बेटर अपॉर्चुनिटी। ओवरऑल तो हमने काफी पॉइंट्स पे डिस्कशन किया और हमने सभी चीजों को कवर किया है। बट मैं एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पोस्ट करें। और हमारा जो मैकेनिकल पेंटोमैथ का टेलीग्राम का चैनल है, आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं, और वहां पे आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी आपको डाउट है, किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप वहां से भी हमें पूछ सकते हैं। वंस अगेन धर्मेंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। आई होप दिस विल हेल्प लॉट्स ऑफ लाइफ। अब हमें इस सेशन को यही फिनिश करना होगा। थैंक यू वेरी मच भाई, बाय, टेक केयर।